हाँ जी, नमस्कार। आपका डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें इससे क्लास के माध्यम से भाग तृतीय एंड पार्ट सी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपका डेप्रिसिएशन वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लासेज आपकी पार्ट बी के रूम में थी, जिसमें आपकी जो 7 मेथड्स थे, यानी 7 प्रकार की जो विधियाँ थी, जिनमें से 4 विधियाँ कंप्लीट कर चुके थे। एक तो आपकी सरल रेखा, दूसरी क्रमागत ह्रास विधि, एक वार्षिक वृद्धि विधि, और लास्ट वाली आपकी मूल्यह्रास कोष विधि, ये कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो मूल्यह्रास कोष विधि भी आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसको पुनः एक बार थोड़ा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं और फिर इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मूल्यह्रास कोष विधि डेप्रिसिएशन फंड मेथड है। तो इस विधि को संकिंग फंड मेथड या शोधन कोष विधि भी कहा जाता है, यानी लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, हालांकि इसको ब्रीफ में देख रहे हैं। और इस विधि मूल्यह्रास के रूप में लाभ हानि खाते से निश्चित राशि पिंडल से मूल्यह्रास कोष खाते में ट्रांसफर करते हैं। इस विधि के माध्यम से इस राशि को व्यवसाय द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में विनियोग किया जाता है और विनियोगों से प्राप्त होने वाला ब्याज मूल्यह्रास कोष में जमा क्रेडिट कर दिया जाता है और पुनः उसका विनियोग री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। और इस विधि में संपत्तियों को बैलेंस शीट में प्रतिवर्ष मूल लागत पर ही दर्शाया जाता है। हालांकि लास्ट वीडियो में हो चुका है, इसको पुनः देख रहे हैं। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास की राशि को संपत्ति के मूल्य में से घटाकर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यानी जो असेट्स का मूल्य होता है, जो डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास कोष खाते को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में, मूल्यह्रास कोष विनियोग खाते को संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं। और निश्चित अवधि के पश्चात जब इस संपत्ति का जीवन समाप्त होता होगा, इन विनियोगों को बेचकर संपत्ति को प्रतिस्थापित करने हेतु राशि प्राप्त की जाती है। और नोट दे रखा है, संपत्ति का प्रदर्शन सदैव लागत मूल्य पर ही किया जाएगा। चिट्ठे में ये क्या है, संपत्ति का जो प्रदर्शन होगा वो लागत मूल्य पर ही किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिकल देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखो, यानी ए, यानी मूल्यह्रास कोष तालिका है। अगर इसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस प्रकार से इसका तालिका दे रखी है। अब इसमें जो सूत्र होगा आपको, मूल्यह्रास की राशि का सूत्र क्या है, कौन सी विधि है, ये जो उपरोक्त विधि देखी ऊपर वाली। अगर मूल्यह्रास की राशि निकालनी है तो उसका सूत्र होता है मूल लागत माइनस अवशेष मूल्य इंटू, अब इसमें 1 रुपए की दी हुई अवधि में दी गई ब्याज दर पर वर्तमान मूल्य है, यानी ये मान दिया जाएगा एक प्रश्न में। अब इसमें लेखांकन प्रविष्टि किस प्रकार से होगी। ठीक है, जो फर्स्ट है, संपत्ति खरीदने पर अगर असेट्स खरीदी जाती है तो एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा संपत्ति के लागत मूल्य से। यानी मशीनरी जैसे आपके 50,000 रुपये में परचेज की है, 1,000 रुपये गाड़ी भाड़ा लगा है, 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है और 1500 रुपये आपका इंश्योरेंस लगा है, तो टोटल इनका टोटल कर देंगे 51, 2, 53, 53 और 1500, 4,500। तो ये मूल लागत आपकी इस प्रकार से याद हो जाएगी, ये राशि आएगी। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है, यदि संपत्ति खरीदने पर है, फिर प्रथम वर्ष के अंत में, यानी प्रथम वर्ष के अंत में जो डेप्रिसिएशन की राशि है, यानी वार्षिक मूल्यह्रास की रकम से, यानी डेप्रिसिएशन जैसे मान के चलो 5,000 रुपये लगता है, तो उसको ट्रांसफर करेंगे पिंडल में, तो पिंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी मूल्यह्रास कोष खाते में हस्तांतरित राशि से, यानी मूल्यह्रास कोष खाते में जो राशि ट्रांसफर की गई उस राशि से इसका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आपके आगामी वर्ष में होगी, नेक्स्ट ईयर में प्रोसेस होगी। नेक्स्ट ईयर में आपकी एंट्री हो जाएगी, पहले तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है डेप्रिसिएशन फंड के रिगार्डिंग, तो उस पर जो ब्याज मिला है प्राप्त राशि से एंट्री होगी। तो नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ठीक है, यानी बिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे। और नेक्स्ट है वार्षिक मूल्यह्रास की राशि से पुनः करेंगे पीएनएल टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कर देंगे, यानी बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कर देंगे। और लास्ट में कर देंगे डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी ब्याज और मूल्यह्रास की राशि से। ठीक है, ब्याज और मूल्यह्रास की राशि से बिंग इन्वेस्टमेंट में, यानी पुनः विनियोग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अंतिम वर्ष में। देखिए कौन सा वर्ष है, अंतिम वर्ष में एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यानी विनियोगों पर जो प्राप्त ब्याज की राशि है उससे एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन फंड बिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और आपकी जो लास्ट में एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, वार्षिक मूल्यह्रास की जो रकम है उससे आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट है अंतिम वर्ष में संपत्ति के अनुपयोगी हो जाने पे, यानी जो आपका लास्ट ईयर है, अगर संपत्ति अनुपयोगी हो जाती है पर उसे प्रतिस्थापित करने के लिए
विनियोग यानी डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है। जैसे संपत्ति पुरानी हो जाती है तो संपत्ति को बेच दिया जाता है और नई मशीनरी परचेज की जाती है। तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाता है। विक्रय पर लाभ हानि, विक्रय जो सेल्स किया जाएगा हो सकता है उस पर प्रॉफिट हो सकता है, लॉसेज भी हो सकता है। लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अतः इस संबंध में निम्न पुष्टियां और करनी होगी। ठीक है, जैसे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अब पुरानी संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है, अब नई संपत्ति प्रतिस्थापित करनी है, नई संपत्ति परचेज करनी है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है मूल प्लस जो भी उस पर ब्याज प्राप्त किया गया है उसको बेच दिया जाता है। अब बेचने पर जो प्रॉफिट होता है या लॉसेज जो होता है उसके हिसाब से एंट्री होगी। तो फर्स्ट आपकी एंट्री हो जाएगी, कौन सी होगी, यानी विनियोगों को बेचने से प्राप्त राशि। तो विनियोगों को बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यानी जो भी राशि प्राप्त हुई है वो आ जाएगी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट पिंडल है। और अगर विनियोग पर, अगर आपने जैसे विनियोग आपके 1 लाख रुपए के हैं, ठीक, कितने के 1 लाख के हैं, और आपने उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दिया है, तो स्वाभाविक 50,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट पिंडल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट हो जाएगा। यानी विनियोगों की बिक्री पर लाभ की राशि से, यानी 50,000 रुपए की जो राशि है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर इसका जस्ट विपरीत करें, अगर विनियोग आपके 1 लाख के हैं और आप 75,000 रुपए में इसको सेल्स कर रहे हैं तो 25,000 का लॉसेज है। ठीक है, तो अब इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे पेंडल यहाँ पे सीआर हो रहा है यानी क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट पर। अगर लॉसेज होता है विनियोग को बेचने पर तो पेंडल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एंट्री होगी पेंडल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो भी राशि है, जैसे मान के चलो 25,000 रुपए की राशि है, 25,000 रुपए की राशि यहाँ पे आ जाएगी, एंट्री विपरीत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विनियोगों की बिक्री पर हानि की दशा में इसकी विपरीत प्रविष्टि होगी, जैसे कि बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है उक्त प्रविष्टियां करने के पश्चात मूल्यह्रास कोष खाते एंड डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का शेष संपत्ति पक्ष में हस्तांतरित करके दोनों खातों को बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, यानी संपत्ति खाते में ट्रांसफर करके दोनों खातों को बंद कर दिया जाता है, जिसके संबंध में निम्नांकित एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, यानी डेबिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट ट्रांसफर टू असेट्स अकाउंट, यानी संपत्ति खातों में इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब इसका बैलेंस शीट में किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से इसका निरूपण किया जाएगा, तो जिन वर्षों में मूल्यह्रास कोष का निर्माण किया जाएगा उन वर्षों के चिट्ठे में मूल्यह्रास को दायित्व पक्ष एंड लायबिलिटी साइड में तथा विनियोगों एंड डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट को असेट्स पक्ष में असेट साइड को दिखाया जाएगा। संपत्ति का प्रदर्शन, यह महत्वपूर्ण है, संपत्ति का प्रदर्शन सदैव लागत मूल्य पर किया जाएगा, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। यानी इस विधि के अंतर्गत जो असेट्स होती है उसका प्रदर्शन सदैव लागत मूल्य यानी कॉस्ट ऑफ प्राइस पर ही किया जाएगा। ठीक है, तो आपकी 4 विधियां कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट विधि आपकी वर्षों के अंकों की योग विधि। क्या है, वर्षों के अंकों की योग विधि है। अब इसको देखते हैं, मेरे 5वें नंबर की विधि है आपकी, 4 कंप्लीट हो चुकी है। वर्षों के अंकों की योग विधि सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड है। अब देखते हैं इसको पहले, यानी यह विधि क्रमागत शेष विधि का ही परिवर्तित रूप है। जो क्रमागत शेष विधि है उसमें जो डेप्रिसिएशन की राशि है वो प्रतिवर्ष कम होती जाती है, यानी रिड्यूस होती जाती है। तो इस प्रकार से भी वर्षों के अंकों की योग विधि में होता है, यानी यह विधि क्रमागत शेष विधि का एक परिवर्तित रूप है, यानी दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कंटिन्यूइंग बैलेंस मेथड है। नेक्स्ट है मूल्यह्रास की राशि क्रमागत शेष विधि की तरह निरंतर कम होती जाती है, जैसा कि हम जस्ट बात कर चुके हैं। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज कंटिन्यूअसली एज इन द कंटिन्यूइंग बैलेंस मेथड है। नेक्स्ट है इस विधि में संपत्ति के जीवन काल की संपूर्ण अवधि के अंकों, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 5 वर्ष है, ठीक है, तो इनमें 1 2 3 4 5 प्लस इनका योग कर देंगे। इस प्रकार से अभी देखेंगे उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से। संपूर्ण अवधि के अंकों जैसे का आंकिक योग याद करते हैं। In this method, the numerical sum of the numbers such as 1 2 3 4 5 etc. is calculated over the entire life of the assets। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखें, तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका संपत्ति का शेष क्या है, यानी संपत्ति का शेष जीवन, यानी संपत्ति की शेष जीवन अवधि इंटू अपलिखित की जाने वाली राशि। ठीक है, अपलिखित की जाने वाली राशि किस प्रकार से होगी, तो लागत मूल्य माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, तो आपकी अपलिखित की जाने वाली राशि हो जाएगी अपॉन वर्षों के अंकों का योग आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, एक मशीन का लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्राइस इसका 90,000, यानी एक मशीन की लागत 90,000 रुपए तथा इसका अवशिष्ट मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू कितना है 6,000, 6,000 रुपया है। मशीन का अनुमानित जीवन काल 6 वर्ष है, यानी इसका जो अनुमानित जीवन काल है 6 वर्ष है।
हो तो मूल्यह्रास की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। ठीक है, अब इसमें देख किस प्रकार से की जाएगी। तो वर्षों का अंकों का योग विधि है, तो इसको देख रहे हैं, तो इसमें 6 वर्ष देर का है, तो 1 2 3 4 5 प्लस 6, 6 वर्ष हो गए, तो इनका टोटल कर देंगे। टोटल करने पर ये कुल टोटल आ जाएगा 21 यानी 21 हो जाएगा। अब अपलेखन योग्य राशि है, संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य है। ठीक है, तो संपत्ति की लागत कितनी है, 90,000 है, यानी 90,000 माइनस इसका अवशिष्ट मूल्य कितना है, अवशिष्ट मूल्य देखा है परसेंट में 6,000 है। ठीक है, तो संपत्ति अपलेखन योग्य राशि कितनी हो जाएगी आपकी, 84,000। कितनी हो जाएगी, 84,000। अब 84,000 रुपये की राशि है, उसको 6 वर्षों में डिवाइडेड कर देंगे। तो प्रथम वर्ष में मूल्यह्रास की राशि है, तो इसको करेंगे 6/21 यानी 6/21 इंटू 84,000। ठीक है, वे राशि आपकी आ जाएगी 24,000। ठीक है, तो अब ये प्रथम वर्ष में आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा है, फिर सेकंड वर्ष में कम लगेगा, थर्ड वर्ष में से कम लगेगा, ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 5/21 इंटू 84,000 कर देंगे। ठीक है, और फिर तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो 4/21, इस तरीके से आपका 3/21, 2/21, 1/21, इस प्रकार से आपकी राशि आ जाएगी। तो इस विधि का उपयोग उन संपत्तियों के लिए सर्वोपयुक्त हो सकता है जिनसे आरंभिक वर्षों में ह्रास के पश्चात वर्षों की तुलना में अधिक सेवा लाभ मिलते हों, जैसे है फोटोस्टेट है, मशीन है, कंप्यूटर्स है। यह विधि लीजिंग है, किराए क्रय है, यानी हायर परचेज सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, किस्त भुगतान पर विक्रय के लेखांकन एवं ऋण पत्रों के निर्गमन, यह महत्वपूर्ण है। यानी एक तो किस्त भुगतान पर विक्रय के लेखांकन तथा ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे के अपलेखन में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्षों के अंकों की योग विधि का, वर्षों के अंकों की योग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, यानी आपकी 5 विधि कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं मशीन घंटा दर विधि। कौन सी है, मशीन घंटा दर विधि को देखते हैं। मशीन हावर्स रेट मेथड है। इस विधि में संपत्ति का जीवन काल कार्यशील घंटों में अनुमानित किया जाता है। इन दिस मेथड द लाइफ ऑफ एन एसेट्स इज एस्टिमेटेड इन वर्किंग आवर्स है। नेक्स्ट है संपत्ति जैसे मशीनिंग कुल कितने घंटे कार्य कर सकेगी, यही उसका जीवन काल माना जाएगा। यानी जो मशीनरी होती है, अगर मशीन घंटा दर विधि से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है, तो जो जीवन काल होता है या कार्यशील घंटों में जो इसका एक्सटेंडेड होता है, मानक होता है, कार्यशील इकाई होती है, वो कार्यशील घंटों में मापी जाती है। ठीक है, तो ये कितने घंटे कार्य कर सकेगी, वही उसका जीवन काल होता है। तो द टोटल नंबर ऑफ हावर्स एंड असेट्स सच एज ए मशीन कैन ऑपरेट इज कंसिडर्ड इट्स लाइफ। इसका सूत्र देखिए, तो मशीन घंटा दर का सूत्र होता है मशीन का लागत मूल्य माइनस अवशेष मूल्य अपॉन प्रभावी कार्यशील घंटे। ठीक है, मशीन का लागत मूल्य माइनस अवशेष मूल्य अपॉन प्रभावी कार्यशील घंटे है। इसका कैलकुलेशन अब देखेंगे कैसे करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, अपोलो 2001 कंप्यूटर की अनुमानित प्रभावी जीवन अवधि कितनी है। अनुमानित प्रभावी जीवन अवधि तो देखते पहले इसको, 20,000 कितनी है, 20,000 घंटे है। कितना है, जो कंप्यूटर है उसका अनुमानित जीवन काल है 20,000 घंटे है, यानी पूरे जीवन में 20,000 घंटे चलेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की लागत है, अब इसका कॉस्ट कितना है, 60,000 रुपया है। कंप्यूटर ने वर्ष 2002 में 2002 वर्ष में 2,000 घंटे कार्य किया, तो 2003 में इसने 3,000 घंटे कार्य किया है। हो तो प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की राशि क्या होगी, आप वर्ष 2002-3 के लिए कंप्यूटर खाता भी बनाना है। ठीक है, अब पहले तो इसका सूत्र देखते हैं। मशीन घंटा दर का सूत्र होता है संपत्ति की लागत माइनस अवशेष मूल्य। क्या है, यानी संपत्ति की लागत माइनस अवशेष मूल्य अपन प्रभावी कार्यशील घंटे। तो संपत्ति की लागत कितनी है यहाँ पे, 60,000 कितनी है, ऊपर प्रश्न दे रखा है 60,000, और यहाँ पे अवशेष मूल्य क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा हो तो उसको शून्य माना जाएगा। ठीक है, अगर देता हो तो उसको माइनस कर देते, अगर नहीं दे रखा है तो उसको शून्य मानेंगे। 60,000 माइनस जीरो करेंगे, और प्रभावी कार्यशील घंटा कितना है इसका, यानी कुल कार्यशील घंटे रहेंगे पूरी लाइफ में 20,000 घंटे। इसको डिवाइडेड कर देंगे तो 3 रुपया प्रति घंटा हो जाएगा। कितना, 3 रुपया प्रति घंटा इसका डेप्रिसिएशन लगेगा एक तरीके से। अब इसमें बता रखा है वर्ष 2002 में 2,000 घंटे कार्य किया है, और 2003 में 3,000 घंटे कार्य किया है। तो वर्ष 2002 के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो मूल्यह्रास की गणना करेंगे। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, मशीन का उपयोग, यानी मशीन का उपयोग जो घंटों में किया गया है वो आ जाएगा इंटू मशीन घंटा दर। ठीक है, मशीन घंटा दर है ये 3 रुपया आ गया। ठीक है, तो इसको वर्ष 2002 के लिए 2,000 घंटे चलिए तो 3 रुपया प्रति घंटा दर थी, तो 6,000 रुपया हो गया डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से वर्ष 2003 के लिए 3,000 घंटे चलिए और 3 रुपया इसको प्रति घंटा दर थी, तो 9,000 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से प्रथम वर्ष में 6,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा और द्वितीय वर्ष में 9,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, ये हो गया आपका मशीन घंटा दर विधि का। अब लास्ट आपकी
नेक्स्ट विधि है पुनर्मूल्यांकन विधि। कौन सी है? पुनर्मूल्यांकन विधि कौन सी है? रिवोल्यूशन मेथड है। अब रिवोल्यूशन मेथड को देखते हैं। जब संपत्ति का जीवन काल निश्चित हो तथा उस पर सामान्य रूप से मूल्यह्रास की गणना करना संभव नहीं हो तो तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी जब जो असेट्स होती है अगर उसका जीवन काल निश्चित होता है, जैसे खनिज है, तेल के कुएं हैं और प्राकृतिक जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जीवन काल एक निश्चित होता है एंड लिमिटेड होता है, एक दिन उनका अंत होगा, तो उस पर सामान्य रूप से मूल्यह्रास की गणना करना संभव नहीं होता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द असेट्स हैज ए फिक्स्ड लाइफ एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन इट नॉर्मली। नेक्स्ट है, इस विधि में चिट्ठे की तिथि को संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो विधि होती है पुनर्मूल्यांकन विधि, तो इस विधि में जो चिट्ठे में संपत्ति विराजमान होती है या विद्यमान होती है उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। इन दिस मेथड द असेट्स इज रिवैल्यूड ऑन द बैलेंस शीट डेट। नेक्स्ट है, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन मूल्य संपत्ति के पुस्तक मूल्य से जितना कम होता है उसे मूल्यह्रास के रूप में अपलिखित किया जाता है। यानी जैसे पहली संपत्ति आपकी 50,000 की थी, ठीक है, और बाद में इसका रिवोल्यूशन किया गया है, तो अगर 60,000 आती है तो 10,000 रुपये, सॉरी अगर 45,000 रुपये आती है तो 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये एक तरीके से वो डेप्रिसिएशन की राशि हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ द असेट्स रिवैल्यूड वैल्यू दैट इज लेस देन द असेट्स बुक वैल्यू इज रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन। लास्ट है, इस विधि का प्रयोग सामान्यतः है जैसे फुटकर औजार है, पशुधन है, व्यापारिक चिन्ह है, एकश की गणना करने हेतु किया जाता है। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गया था, पुनर्मूल्यांकन विधि है। इसमें जो फुटकर औजार होते हैं, लाइव स्टॉक होता है, व्यापार चिन्ह होता है, एकश होता है कि गणना करने हेतु किया जाता है। यानी जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं वो नेक्स्ट विधि में आएगा। यानी इन दिस मेथड commonly used to calculate the value of small tools, livestock, trademarks and patent। नेक्स्ट आपका मूल्यह्रास विधि में प्रयोजन। यानी मूल्यह्रास विधि में किस प्रकार से प्रयोजन किया जाता है? एक संगति जो परंपरा होती है उसके अकॉर्डिंग व्यापार में जो भी प्रोसेस पहले अपनाई जाती है प्रथम वर्ष में, वही प्रोसेस अगर निरंतर रूप से अपनाई जाती है तो एक संगति अनुरूपता कहलाती है। ठीक है, यानी जो लेखा शास्त्र का बेसिक परिचय था, बेसिक इंट्रो था, उसमें पढ़ चुके थे। अगर जो व्यापार है अगर वो क्रमागत ह्रास विधि के माध्यम से प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन लगाता है तो उसको क्रमागत ह्रास विधि के माध्यम से प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, ना कि सरल विधि से। अगर वो बाद में चेंजिंग करता है तो उसमें जो डाटाज है, आंकड़े, उनमें वेरिएंस आएगा और जो भी इन्वेस्टर है, एक्सटर्नल पर्सन है, वो व्यापार पर प्रॉपर्ली विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो मूल्यह्रास विधि में परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो संगति कौन सी है? संगति दृष्टिकोण की मान्यता अनुसार सामान्यतः व्यापारी या व्यवसाय द्वारा जो विधि सर्वप्रथम अपनाई जाती है उस विधि का ही निरंतर रूप से प्रयोग करना चाहिए। यानी कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच द मेथड इनिशियली अडॉप्टेड बाय ए ट्रेडर या बिजनेस शुड बी यूज्ड कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट, ऐसा करने से परिणामों की तुलना अन्य अवधियों के परिणामों से आसानी से की जा सकती है। यानी जो आपका जो पिछले वर्ष के अकाउंट्स है उनकी तुलना करंट अकाउंट से की जा सकती है अगर सेम विधि रहेगी। अगर विधि में चेंजिंग होगा तो डाटा मिसमैच होगा। नेक्स्ट, दिस ऑलोज फॉर इजियर कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट विद दोज फ्रॉम अदर पीरियड्स है। नेक्स्ट है, लेखा मानक 6 संशोधित अनुसार विशेष परिस्थितियों में ही लेखांकन या ह्रास विधि में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जो लेखा, अब ये विशेष ध्यान रखना है कि ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरिंग अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा यानी डेप्रिसिएशन के यानी इसमें जो आपके मानक स्टैंडर्ड है AS है, उनका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जितने भी मानक है वो कब से प्रभावी है और कौन सा रिलेटेड है और इसके अलावा किस में अमेंडमेंट किया गया है और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेखा मानक है, पर्टिकुलर किससे संबंधित, उसके बारे में सेपरेट वीडियो में डिटेल से एक लंबी क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे। तो डेप्रिसिएशन यानी ह्रास के रिगार्डिंग जो आपका लेखा मानक है वो 6 होता है। क्या होता है? यानी लेखा मानक 6 डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग होता है, आपको ध्यान रखना है। तो लेखा मानक 6 संशोधित विशेष परिस्थितियों में लेखांकन ह्रास विधि में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर किसी व्यापारी को या व्यापारिक को लेखा मानक 6 के अकॉर्डिंग अगर डेप्रिसिएशन मेथड में चेंजिंग करना है तो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं? एक तो आपकी वैधानिक अनिवार्यता हो यानी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट हो, इसके अलावा लेखा मानक की आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, इसके अलावा परिवर्तन से संस्था के वित्तीय विवरण को ज्यादा उपयुक्तता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता हो। अगर इस प्रकार से अगर रिक्वायरमेंट है तो लेखा मानक 6 के अकॉर्डिंग इसको चेंजिंग किया जा सकता है। द चेंज अलोज फॉर
मोर एक्यूरेट प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इन कारण से इनका चेंजिंग किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। अब अगर आपकी पहले मान के चलो पहले सरल रेखा विधि से हाथ लगा रहे थे, फिर क्रमागत आपने चेंज कर दिया है, पहले मान के चलो क्रमागत था फिर सरल से कर दिया है, किसी भी अन्य विधि से आपने चेंज कर दिया है, तो इनमें से स्वाभाविक है कि वेरिएंस आएगा। हो सकता है दूसरे में मेथड से राशि आपकी ज़्यादा बनेगी या कम बनेगी। अब उसका आपको एक्यूरेट डाटा प्राप्त करने हेतु, विश्वसनीय डाटा प्राप्त करने हेतु आपको इनमें एडजस्टमेंट समायोजन करना होगा। तो किस प्रकार से करना होगा, अगर नई विधि अधिक उपयुक्त समझी जाए तो उसे क्रैक करने की तिथि से लागू किया जाना चाहिए। दोनों विधियों के द्वारा परिगणित हास्य की राशि के अंतर का परिवर्तन करने वाले वर्ष में संयोजन करना होगा। ठीक है, अब दोनों में से जो जस्ट बेस्ट विधि होगी उसका यूटिलाइज करना होगा। निम्न गणना करनी कैसे करनी होगी, पहले विद्यमान संपत्ति पर क्रय की तिथि से गत वर्ष के अंत तक अपलिखित कुल हास्य की राशि याद करें। फिर बाद में फिर विद्यमान संपत्ति पर नई परिवर्तित विधि से क्रय की तिथि से कुल हास्य की राशि गणना है। पहले की विधि से कितनी राशि प्राप्त हो रही है, और सेकंड जो चेंजिंग विधि की उसे हास्य की राशि क्या है, और वर्तमान विधि द्वारा अपलिखित कुल हास्य नई विधि द्वारा कुल हास्य का अंतर याद करना है, और हास्य के अंतर का आपको समायोजन करना है। अब समायोजन किस प्रकार से करेंगे, अगर पुरानी विधि में हास्य का कम, अगर आपकी जो ओल्ड विधि है अगर उसमें डेप्रिसिएशन कम लिखित या राइट ऑफ किया गया है तो कम राशि से अतिरिक्त हास्य चार्ज करने हेतु लाभान्वित खाते को डेबिट करेंगे तथा संपत्ति खाते को क्रेडिट करते हुए समायोजित करेंगे। और इसका जस्ट विपरीत है, अगर पुरानी विधि में हास्य अधिक अपलिखित किया गया है तो हास्य के अधिक की राशि से संपत्ति खाते को डेबिट कर देंगे, यानी पहले यहाँ पे संपत्ति खाते को क्रेडिट कर रहे थे, अब यहाँ डेबिट कर देंगे, तो लाभान्वित खाते को क्रेडिट करते हुए समायोजित करेंगे और चालू वर्ष में नई विधि से हास्य अपलिखित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको समायोजन करना है। अब लेखा मानक 6 है संशोधित है, इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। लेखा मानक संशोधित 6 क्या है, इसको किसने, लेखा मानक 6 संशोधित है, महत्वपूर्ण फैक्ट से देखते हैं। तो यह ICIN दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। लेखा मानक 6 को सर्वप्रथम ICAI द्वारा नवंबर 1982 में, कब, नवंबर 1982 में जारी इसको किया गया था। लेकिन इसमें एक मई 1994 में, कब, मई 1994 में कुछ इसमें रेक्टिफिकेशन संशोधन किए गए हैं। ये पुनः 1 अप्रैल 1995 कब से लागू है, 1 अप्रैल 1995 से कंटिन्यू रूप से लागू है, 1 अप्रैल 1995 से लागू किया गया है। यह मानक 6 निम्न संपत्तियों पर लागू नहीं होता, ये विशेष ध्यान रखना है। यानी 6 प्रकार की संपत्तियां हैं, कौन कौन सी है यानी यह मानक, सॉरी 6 प्रकार की संपत्तियां नहीं है, यानी जो लेखा मानक 6 है निम्न संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। कौन कौन सी संपत्तियां हैं, एक तो आपका वन है, वृक्षारोपण है, प्राकृतिक संसाधन है जो पुनः उत्पादित हो, इन पर यह लेखा मानक 6 लागू नहीं होता है। इसके अलावा शैक्षिक संपत्ति जैसे आपकी खनिज है, तेल है, गैसेज है, इन पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है शोध एवं विकास पर वे एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो एक्सपेंसेस किए गए हैं उन पर लागू नहीं होता है। गुडविल पर लागू नहीं होता है, फिर पशुधन लाइव स्टॉक पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी उपरोक्त बातें बताएगी उन पर यह लेखा मानक 6 लागू नहीं होता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखें, इट इज यूज्ड बाय इट इज इशूड बाय द ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 वाज फर्स्ट इशूड बाय द ICAI इन नवंबर 1982। However, after some amendments in May 1994, it was reintroduced with effect from 1 April 1995. Standard 6 यानी जो आपका स्टैंडर्ड 6 है, स्टैंडर्ड 6 डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग एसेट्स है, जिसमें बात कर चुके हैं फॉरेस्ट, प्लांटेशन है एंड नेचुरल रिसोर्सेज है यानी रीजनरेबल है। लाइलेबल एसेट्स है जैसे मिनरल्स है, शैक्षिक संपत्ति में ऑयल है एंड गैसेज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, गुडविल है, लाइव स्टॉक है, इन पर लेखा मानक 6 संशोधित लागू नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा इसको डिटेल से देख लेते हैं। लेखा मानक 6 संशोधित क्या 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 कहता है, तो मुख्य कौन कौन सी प्रोविजंस है, किसी हास्य योग्य संपत्ति के हास्य योग्य राशि को उसकी उपयुक्त जीवन अवधि के विभिन्न लेखांकन वर्षों में सुव्यवस्थित आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए, ये जानिए इसकी डिटेल है। और एक बार चयन की गई हास्य पद्धति कोई सभी लेखा अवधि में लागू करते रहना चाहिए। इसमें परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब किसी विधान के अंतर्गत ऐसा करना आवश्यक हो। यह तब भी किया जा सकता है जब ऐसा करना संस्था के अंतिम लेखों द्वारा संस्था की वस्तु स्थिति का अधिक युक्तिसंगत प्रदर्शन करना संभव हो। ठीक है, यानी इसको डिटेल से देख रहे हैं, ये अलग इस प्रकार से क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेखा मानक 6 संशोधित कब लागू हुआ, इसको कौन जारी किया है और लेखा मानक 6 किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तन की दशा में आरंभ के वर्ष नई पद्धति के अंतर्गत की गई गणनाओं की तुलना करने पर न्यूनतम या अधिक्य एंड डेफिशिएंसी और सरप्लस या तो होगा। इस यात न्यूनतम या अधिक्य की राशि को परिवर्तन वाले वर्ष के लेखों में समायोजित किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है इस परिवर्तन को लेखांकन नीति अकाउंटिंग पॉलिसी में परिवर्तन माना जाएगा तथा इसके प्रभाव की गणना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है उसका उल्लेख संस्था की लेखा नीतियों में परिपत्र में भी किया जाना चाहिए, जो इसमें बता रखा है परिभाषा वो उसके अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है हास्य योग्य संपत्ति के उपयोगी जीवन काल की गणना निम्न तथ्यों का विचार करके ही किया जाना चाहिए। यानी हास्य योग्य जो संपत्ति है उसका उपयोगी जीवन काल है उसकी गणना किस प्रकार से करनी है, तो निम्न
इस प्रकार से करनी होगी। कौन कौन से फैक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए? एक तो है प्रत्याशित भौतिक गिरावट है, फिर एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर एंड टियर है, और प्रचलन है मशीनरी का। नेक्स्ट है संपत्ति के प्रयोग पर संवैधानिक एवं अन्य प्रकार के प्रतिबंध की संभावना कितनी है, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है समय समय पर प्रमुख हास योग्य संपत्तियों के उपयोगी जीवन काल का पुनरावलोकन या रिव्यू करते रहना चाहिए। यदि संपत्ति के उपयोगी जीवन काल में परिवर्तन की संभावना दिखाई दे तो संपत्ति की राशि को संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल में अपलिखित करने के लिए वार्षिक आय की राशि का भी समायोजन करना चाहिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है यदि संपत्ति का विस्तार किया जाए या उनमें कोई नया भाग जोड़ा जाए तो इस अतिरिक्त व्यय या भाग को संपत्ति की लागत का एक भाग मानकर अपलिखित करने के लिए वार्षिक मूल्यह्रास की राशि में समायोजन करना चाहिए। जैसे संपत्ति पहले 1 लाख की थी, उसमें अगर कोई उसका रिनोवेशन करा रहे हैं या कोई और चीज़ करवा रहे हैं, अगर उसकी लागत जो भी आई उसको ऐड कर देंगे और उसी पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, यानी जो उपरोक्त राशि से समायोजन करना चाहिए। हास्य योग्य संपत्ति की ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल लागत यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट में कोई परिवर्तन याद हो तो इसके लिए भी समुचित समायोजन किया जाना आवश्यक हो। यानी जो ऐतिहासिक लागत होती है, अगर उसमें कोई चेंजिंग आता है तो उसके लिए भी समुचित एडजस्टमेंट करना जरूरी होगा। जब कभी हास्य योग्य संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन किया जाए तो परिवर्तन मूल्य के हिसाब से शेष अवधि वर्षों में हास्य की राशि आवश्यक रूप से परिवर्तन कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यदि किसी हास्य योग्य संपत्ति को बेच दिया जाए, यानी कि जो डेप्रिसिएशन वाली एसेट्स है, अगर उसको डिस्पोज कर दिया जाए, बेच दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए या ध्वस्त डिमोलाइज कर दिया जाए अथवा नष्ट डिस्ट्रॉयड हो जाए तो अवशिष्ट आदि के या न्यूनता को लाभानी खाते में प्रत्यक्ष दर्शाया जाना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा वित्तीय विवरण पत्रों में निम्नलिखित सूचनाओं को प्रकट किया जाना चाहिए। अब कौन कौन सी सूचनाएं हैं? एक तो है संपत्ति का ऐतिहासिक मूल्य यानी हिस्टोरिकल जो वैल्यू है या कॉस्ट है, तो संपत्ति का ऐतिहासिक मूल्य या प्रतिस्थापित लागत हिस्टोरिकल या सब्स्टिट्यूट कॉस्ट है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग की संपत्ति पर दी हुई अवधि में कुल मूल्यह्रास की राशि, टोटल डेप्रिसिएशन पीरियड फॉर ईच क्लास ऑफ असेट्स एवं संबंधित एकत्रित हास एंड द रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रकट करना चाहिए। इसके अलावा वित्तीय विवरण पत्रों में निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की जानी चाहिए। प्रयुक्त हास की पद्धति एवं यदि संस्था ने संबंधित वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रविधित हास की दर से भिन्न दरों को अपना लागू किया हो तो इस हास्य की टिप्पणी इस प्रकार से आपको देनी चाहिए। यानी लेखा मानक 6 की ये डिटेल से परिभाषा देखिए। हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आपको इस चीज में ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी डिटेल से इसको देखा है तो आपका डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है जवेना जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग 3 क्लासेज या 3 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। पार्ट ए में आपका इसका बेसिक देखा था और इसके अलावा कुछ जनरल एंट्रीज और साथ में जो आपकी 7 प्रकार के मेथड्स वो देखे थे। और पार्ट बी में आपके 4 मेथड्स कंप्लीट कर चुके थे प्रैक्टिकल सहित। और जो आपका लास्ट वाला ये वीडियो पार्ट सी, जिसमें आपके जो रिमेनिंग जो मेथड्स थे उनको कंप्लीट किया है और साथ में जो लेखा मानक 6 है वो देखा है और साथ में जो इसका डिटेल विश्लेषण है वो देखा है। अगर किसी भी फ्रेंड्स को क्वेरीज हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।